अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को भारत की मुस्लिम हुकूमत के बारे में बताऊंगी। हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में कि क्या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था और क्या भारत में उसने हुकूमत की थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के मन में डाउट आते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग डाउट क्लियर कर दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गजनी शहर के पास एक शहर था जिसका नाम था गौरी, और मैं आपको बता दूं कि गौरी की सल्तनत गजनी शहर के अंदर ही थी। हालांकि आपको बता दूं कि जब धीरे धीरे गजनवी की सल्तनत खत्म होने लगी तब गौरी का बादशाह था बहालुद्दीन साम और उसके दो बेटे थे। एक का नाम था गियासुद्दीन गौरी और दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद। मुइजुद्दीन मोहम्मद जिनका असली नाम था सियाबुद्दीन मोहम्मद, जिसे आज दुनिया मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। और इनका बर्थ यानी कि जन्म सन 1149 में अफगानिस्तान के गौरी शहर में हुआ था। और ये बचपन से ही इतने बहादुर थे कि बड़े बड़े जाबाज आपसे हार जाते थे और आप कमांडर भी थे। फिर 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का सुल्तान बना, लेकिन आपको बता दूं कि गयासुद्दीन मोहम्मद ने भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और मोहम्मद गौरी को भी अपने साथ सुल्तान बना लिया। फिर दोनों ने मिलकर ऐसा राज किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। हालांकि कई लोगों ने ये सल्तनत कब्जा करने की सोची, मगर दोनों भाइयों ने उन्हें कुचल दिया। फिर सन 1173 में ही दोनों भाइयों ने गजनी शहर पर हमला करके उसको फतह कर लिया और फिर वहां का सुल्तान मोहम्मद गौरी बन गया। अब यहाँ से शुरू होता है मोहम्मद गौरी का सफर। आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी का एक ही सपना था कि अपनी सल्तनत को फैलाना और इस्लामी हुकूमत को कायम करना। इसलिए वो उठा और अपने भाई के साथ मुल्तान को फतह करने निकल पड़ा। मुल्तान में करमतियां, जो कि एक सिया हुकूमत थी, ये हुकूमत अब्बासिया को नहीं मानती थी। इसलिए 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को फतह कर लिया और थोड़े समय बाद ही UCH, जो कि पाकिस्तान के पंजाब इलाके में है, वहां भी अपना झंडा गाड़ दिया। फिर धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने पाकिस्तान के इलाके को फतह कर लिया था, मगर अभी लाहौर बचा था। लाहौर में गजनवी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। फिर मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर इतना खतरनाक हमला किया कि गजनवी सल्तनत की आखिरी सांसें भी बंद हो गई और चारों तरफ गौरी की सल्तनत हो गई। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार हमला किया, चलिए जानते हैं। फिर सन 1176 में मोहम्मद गौरी ने कहा अब हिंदुस्तान को फतह करने का वक्त आ गया है। फिर सन 1178 में मोहम्मद गौरी अपनी आधी सेना को लेकर गुजरात के इलाके में हमला करते हैं, मगर वहां का हिंदू राजा जिसका नाम मुला था, वो गौरी को हराकर वापस भेज देता है। फिर ये हार मोहम्मद गौरी की पहली हार थी, वो भी हिंदुस्तान की पहली लड़ाई में ही उनको हार मिल गई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सन 1191 में मोहम्मद गौरी भारत के लिए अपनी बड़ी सेना लेकर निकल गए और भारत की खबर से पंजाब तक पहुंच गए और भटिंडा के किले को फतह कर लिया। अब आपको बता दूं कि उस समय किसी किले को फतह करना अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ना माना जाता था। आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक ही थी और अजमेर पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था। फिर पृथ्वीराज चौहान उठा और अपनी लाखों की सेना को लेकर निकल पड़ा और मोहम्मद गौरी भी सेना को लेकर निकल पड़े। फिर जंग हुई। आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना से कम थी। फिर मोहम्मद गौरी की सेना भी हारने लग गई थी और हाथियों में भी कमी आ गई थी। फिर जंग शुरू हुई और मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने तीर चलाए, मगर उसे पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कोई असर नहीं पड़ा और मोहम्मद गौरी के सेना पर 3 तरफ से हमला कर दिया गया। फिर इसी बीच मोहम्मद गौरी की जंग पृथ्वीराज चौहान के भाई से हुई, जिसका नाम गोविंद ताई था। उसने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया, मगर मोहम्मद गौरी भी लड़ते रहे और गोविंद ताई को भी घायल करके ही छोड़ा। आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी का इतना खून बह गया था कि वो बेहोश होकर गिर पड़े
उनकी सेना को लगा कि मोहम्मद गौरी मर चुके हैं। तब सेना का हौसला टूट गया और वो भागने लगे। तब लेकिन कुछ सैनिकों ने मोहम्मद गौरी को उठाया और अफगानिस्तान ले जाकर उनकी जान बचाई, मगर उस टाइम ये जंग पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। फिर मोहम्मद गौरी अपने हार से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक इसका बदला ना ले लूं तब तक मैं जमीन पर ही सोऊंगा और कपड़े भी बादशाह वाले नहीं पहनूंगा। फिर 1 साल बाद ही यानी कि 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान को खत भेजा कि अगर तुम भलाई चाहते हो तो अपनी हुकूमत मेरे हवाले कर दो, वरना ऐसा अंजाम देखोगे जो तुमने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर ये खत पकड़कर पृथ्वीराज चौहान हंसने लगा और कहने लगा, ये आदमी पागल है, अभी मुझसे हार कर गया है फिर भी धमकी दे रहा है। हालांकि आपको बता दो कि पृथ्वीराज चौहान के मन में ये चल रहा था कि इतनी जल्दी 1 साल में ही वापस जंग करना चाहता है, ये आम बात नहीं है। इसलिए फिर पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के राजा को बुलाना शुरू कर दिया था, मगर कुछ राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं आए। उनमें से एक कन्नौज का सबसे ताकतवर राजा जिसका नाम था जयचंद्र, वो भी इस जंग में शामिल नहीं हुआ। आपको बता दो कि राजा जयचंद्र की बेटी को पृथ्वीराज चौहान भगाकर अपने राज में ले गया था और शादी कर लेता है, बस इसी वजह से उसने साथ नहीं दिया था। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान काफी सेना लाखों में लेकर आया, जबकि मोहम्मद गौरी के पास बहुत कम सेना थी। हालांकि आपको बता दो पृथ्वीराज चौहान ने मैदान में आकर कहा था कि इन चंद मुसलमानों को तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा। फिर जंग शुरू हुई। हालांकि आपको बता दूं कि इस बार मोहम्मद गौरी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उन्होंने अपनी सेना के 5 ग्रुप बना दिए थे। इनमें से 4 ग्रुप ने चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया और एक ग्रुप अभी बचा हुआ था। फिर जब जंग होने लगी और धीरे धीरे मोहम्मद गौरी के सैनिक हारने लगे, तब मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को पीछे आने को कहा। ये देखकर पृथ्वीराज चौहान भी उनसे पीछे पीछे मतलब सेना को लेकर आने लगा। फिर जब ये आए तो मोहम्मद गौरी की एक बची हुई जो ग्रुप थी उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की सेना उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गई और आखिरकार पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया और ये जंग फतह हो गई। फिर बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को माफ कर दिया, अजमेर का राजा बना दिया, मगर पृथ्वीराज चौहान ने दगाबाजी करी और जंग पर उतर आया। फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। फिर कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दूं कि कई राजपूत राजा ने ऐसे ही घुटने टेक दिए थे, मगर कन्नौज का राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था, वो भी जंग पर आ गया। फिर 1194 में उसको भी हरा दिया। फिर धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने आधे हिंदुस्तान पर अपना झंडा गाड़ दिया था। हालांकि आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसी के भाई को अजमेर का राजा बना दिया था। फिर 1202 में मोहम्मद गौरी के भाई की मौत हो जाती है, तो फिर अब मोहम्मद गौरी ही गौरी सल्तनत के आखिरी सुल्तान रहते हैं। आपको बता दो कि सेनापति जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो मोहम्मद गौरी के साथ हर जंग में शामिल और बहादुर रहते थे, इसलिए मोहम्मद गौरी उसे हिंदुस्तान की हुकूमत देकर वापस अपने शहर अफगानिस्तान आ जाते हैं। फिर सन 1206 में वापस अफगानिस्तान जाने लगते हैं, तो रास्ते में पाकिस्तान के पंजाब में मतलब आराम करने के लिए रुके रहते हैं। फिर मोहम्मद गौरी जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, तब किसी ने तलवार से इतना खतरनाक वार किया कि मोहम्मद गौरी वहीं शहीद हो गए। हालांकि आपको बता दो कि पहले जब मोहम्मद गौरी से पूछा गया था कि आपकी औलाद नहीं है, आपके बाद हम किसको राजा बनाएंगे, तब आपने कहा कि मेरी औलाद मेरे सारे बहादुर सैनिक हैं, इनमें से ही किसी को बना देना जो तुम्हें सबसे बहादुर और ताकतवर लगे, तो उन्हीं को तुम राजा बना देना। तो ये था पूरी हिस्ट्री मोहम्मद गौरी के बारे में।